कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। कृषि दर्शन कार्यक्रम में सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। किसान मृदा हेल्थ कार्ड बनवाने के लिए ले आत्मा का सहयोग। मांडर में हुआ किसान गोष्ठी का आयोजन। शिमला मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं कैलिफोर्निया वंडर। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कई कृषि विकास योजनाओं में से एक है मृदा हेल्थ कार्ड योजना। इसमें किसानों को एक मृदा हेल्थ कार्ड प्रदान किया जाता है, जिसमें किसानों के खेत, मिट्टी परीक्षण, सुधार और परिणाम का ब्यौरा दर्ज किया जाता है। राज्य के किसान मृदा हेल्थ कार्ड के लिए आत्मा और मृदा परीक्षण के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि रसायन एवं मृदा विभाग से संपर्क कर सकते हैं। मिट्टी हेल्थ कार्ड के लिए किसान भाइयों को ये निःशुल्क सेवा है, कहीं शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। कृषि रसायन एवं मृदा विभाग में अपने मिट्टी का परीक्षण कराएं और जो आत्मा है उनका काम है हेल्थ कार्ड बनाना, मिट्टी हेल्थ कार्ड, वो उन्हें दें, वो बनवा के किसान भाइयों को दें। पिछले दिनों मांडर प्रखंड के मल्ती और पुनगी गांव में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा ग्रामीण कृषि सहभागिता अंकेक्षण कार्यक्रम के तहत एक किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में किसानों को मिट्टी परीक्षण, श्री विधि से धान की खेती और इससे जुड़ी अन्य विषयों की जानकारी दी गई। किसान भाई, अगर आप नर्सरी में प्याज का बिचड़ा तैयार किए हैं तो उसे खेत में लगाने से पहले कैप्टन, थीरम या बैब्स्टिन दवा से उपचारित कर लें। साथ ही फसल लगाने में कतारों और पौधों के बीच उचित दूरी जरूर रखें। प्याज के बिचड़े को अगर उपचारित करके खेत में लगाया जाए तो फसल में रोग व्याधि और कीट पतंगा लगने का खतरा कम हो जाता है। किसान भाई, आप अपनी नर्सरी से प्याज का बिचड़ा निकाल कर खेत में लगाने जा रहे हैं तो पहले उपचारित कर ले। उपचार की विधि क्या है, आइए जानते हैं अपने विशेषज्ञ से। बिचड़ा जो है अच्छी तरह से लगना चाहिए। बिचड़ा को जो है जब भी मैंने मेन प्लॉट में ले जाएं तो उसको उपचारित कर लें। उपचारित करने की दवा जो है कैप्टन, थीरम या बेबिस्टिन से जो है 2 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल बना करके बिचड़ा की जड़ को आधा घंटा से ले करके 1 घंटा के अंतराल तक जो है उसमें डुबो करके रखें, तब बिचड़ा को जो है मेन प्लॉट में लगाएं। पेड़ से कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 10 सेंटीमीटर रखा जाता है। जो किसान आने वाले महीनों में सब्जी फसल शिमला मिर्च की खेती करना चाहते हैं, वो इस फसल से अधिकाधिक उपज प्राप्त करने के लिए कैलिफोर्निया वंडर, येलो वंडर, अर्का मोहिनी, अर्का गौरव और संकर किस्मों में भारत या इंदिरा नामक उन्नत प्रभेद का चयन कर सकते हैं। शिमला मिर्च की खेती के लिए बुआई में सामान्य किस्मों के लिए 800 ग्राम बीज और संकर किस्मों के लिए 375 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। सामान्य किस्मों की बुआई में कतारों के बीच 45 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 45 सेंटीमीटर की दूरी रखें, जबकि संकर किस्मों के लिए कतारों और पौधों के बीच 60-60 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज के लिए गैर संकर किस्मों में कैलिफोर्निया वंडर, थैलो वंडर, अर्का मोहिनी या अर्का गौरव लगाएं, जबकि संकर किस्मों में भारत या इंदिरा लगाएं। सामान्य किस्मों की उपज 250 क्विंटल और संकर किस्मों की उपज क्षमता 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाई, कृषि यंत्र सेल्फ प्रोपेल्ड वर्टिकल कन्वेयर रीपर की मदद से अनाज वर्गीय फसल या तेलहनी फसलों को काटने और कटी फसल को कतारबद्ध तरीके से जमीन पर रखने का काम कर सकते हैं। ये इंजन से चलने वाली मानव चलित यंत्र है, जिससे 60% मजदूरी की बचत और 60% संचालन खर्च में बचत होती है। अभी टमाटर फसल में फल मक्खी कीट लगने का खतरा रहता है। फल मक्खी उड़ने वाले कीट होते हैं जो टमाटर के फल को क्षतिग्रस्त कर देते हैं।
इससे बचने के लिए टमाटर की हर 16 पंक्तियों के बाद एक पंक्ति गेंदा फूल लगाएं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहनों, कृषि समाचार में हमने देखा मौसम का मिजाज, मंडी का भाव और खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई तमाम तरह की खबरें और जानकारी। हम आपके लिए कई जानकारी लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से संबंधित। बिल्कुल, जानकारियों का सिलसिला तो हाँ, चलता हमें लगता ही है रहेगा। कि जानकारी से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत तो हो गया। तो भाई आज हम किसानों को किस चीज़ की जानकारी देने जा रहे हैं? देखिए, हम लोग जो जानकारी लेकर के आते हैं अपने कृषक बंधुओं के लिए, वो समय के अनुसार होता है। जी बिल्कुल। और अभी वक्त है, कई किसान सब्जी फसल लगाए हुए हैं, आलू की खेती कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आलू की खेती करें, और जो किसान भाई बहन आलू की खेती कर रहे हैं तो किन बातों का ख्याल रखें, देख रेख कैसे करें, और इसके लिए एक प्रबंधन, पूरी एक प्रबंधन व्यवस्था की वैज्ञानिक तरीके से खेती कैसे करें और प्रबंधन कैसे करें। तो आइए इस विषय पर जानकारी लेते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर एस सुरेन से। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सब्जियों का जो राजा होता है वो आलू होता है। आज हमारे चर्चा का विषय भी आलू ही है और आलू के ऊपर ही आज चर्चा करेंगे। आज हम मौजूद है कृषि विज्ञान केंद्र लोहरदगा में मौजूद है और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर एस सुरेन जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले अभी जो फसल लग चुकी है, खेतों में आ चुकी है आलू की फसल, तो अभी क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? आपका मैं संक्षिप्त टिप्पणी चाहता हूं। जो किसान भाई समय पे आलू की बुआई कर चुके हैं, उनका लगभग बुआई के बाद अब 20 से 25 दिन हो रहा है बुआई लगने के बाद, तो किसान भाइयों से मेरा पहला निवेदन यह है कि वो निकाई कोड़ाई कर लें। पहली निकाई कोड़ाई कर लें, खरपतवार निकाल लें और मिट्टी चढ़ा लें। और सिंचाई, पहली सिंचाई का समय है, ये पहली सिंचाई दे करके जो उनकी बाकी यूरिया की मात्रा है, यानी कि प्रति एकड़ 65 किलो यूरिया डाल करके वो अपने खेतों में प्रबंधन कर लें। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें ठंड की, समय की बात की जाए तो अभी इस समय ठंड का हो रहा है और ठंड दिनों दिन बढ़ते जा रही है, तो इस समय में कौन सी जो है बीमारी सबसे ज़्यादा परेशान करेगी आलू के फसल को? हमारे यहाँ झारखंड में जो ठंड बढ़ने पे सबसे ज़्यादा आलू के फसल में भय रहता है पाले मारने का। तो किसान भाई यदि देखते हैं कि वो ठंड ज़्यादा बढ़ गया है, पाले मारने की अवस्था है, आ गई है, तो वो सिंचाई कर दे। सिंचाई करने से पाला का प्रकोप जो होता है वो कम पड़ जाएगा। इसके अलावा किसान भाई को अगेती अंगमारी की बीमारी हमारे आलू के खेत में देखा गया है। इस बीमारी के लक्षण है कि वो नीचे से, पौधे के नीचे से ऊपर की तरफ आता है।
तो किसान भाइयों को ये ध्यान देना होगा, क्योंकि जब खेत के ऊपरी पत्तों में ये दिखाई देने लगता है तो तब किसान भाइयों को ये नज़र आता है। तो किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि वो अपने खेतों का निरीक्षण निश्चित अवधि में अवश्य करते रहें और उन्हें ये धब्बे दिखाई दें। काले रंग के धब्बे पत्ती में आएंगे और वो सूखे की अवस्था में वो कड़े हो जाते हैं, तो ये हमारा अगेती अंगमारी की बीमारी है। तो एक तो है कि वो बीज उपचार करके लगाए हों तो इसमें इसका प्रकोप कम होगा, और यदि वो नहीं किए हैं और प्रकोप आ जाता है तो रेडोमिल या मैनकोजेब दवा का ये पानी में मिलाकर इसका छिड़काव करें। मैनकोजेब 0.15% या फिर आपका रेडोमिल MZ 0.15% दवा का छिड़काव करें। अगर मैडम हम बात करें आगे की फसल की, जो जब आगे के सीजन में आलू की फसल की जाए, तो हम अगर शुरुआत करें मिट्टी की तरफ से, तो मिट्टी की किस तरह से देखभाल की जाए, मिट्टी की किस तरह से निकाई गुराई की जाए, उसमें क्या पद्धति हम अपनाएं? किसान भाई जो आलू की खेती करेंगे सबसे पहले तो अपनी मिट्टी की जांच अवश्य करवा लें, ताकि उन्हें ये पता हो कि उसमें किस किस पोषक तत्व की कमी है। और मिट्टी के जो क्यारी की जो तैयारी करेंगे वो पहला मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करने के बाद 2 जुताई देसी हल से करके पाटा दे करके मिट्टी की अच्छी सी तैयारी कर लें। और इसमें जो है हमारे बीज की जो मात्रा होगी वो, यदि किसान भाई 20 से 25 ग्राम की आलू लेते हैं तो उनको 12 क्विंटल पर एकड़ बीज की आवश्यकता होगी। यदि वो 40 से 45 ग्राम साइज का आलू लेते हैं, ग्राम की बीज लेते हैं, तो उन्हें 16 क्विंटल पर एकड़ बीज की आवश्यकता होगी। और किसान भाई इसको लगाने से पहले बीज को उपचारित करना मैनकोजेब से वो ज़रूर उपचारित करें। और हम अगर बात करें आलू के उन्नत प्रभेद की, कि अगर कौन सी किस्म का जो है हमारे झारखंड प्रदेश में, हमारे झारखंड के संदर्भ में कौन कौन से किस्म के आलू के बीज जो है उनके लिए लगाना बहुत ही आसान रहेगा और आसानी से उपलब्ध हो सकेगी हमारे झारखंड में, वो कौन कौन सी है? जी, हमारे झारखंड में आलू जो होता है वो 3 तरह के होते हैं, एक अगेती, एक मध्यम और तीसरा पिछला। तो अगेती जो किस्म होती है वो 80 से 90 दिनों की होती है। इसमें आता है हमारा खुफरी अशोका, खुफरी पुखराज। मध्यम किस्म जो होती है वो 90 से 100 दिनों की होती है। ये इसमें आता है हमारा खुफरी लालिमा, खुफरी कुमार और खुफरी बादशाह, ये किसान ले सकते हैं। और पिछात में जो लेंगे, जो कि 100 से 110 दिनों में तैयार होने वाली किस्में हैं, वो आती है खुफरी सिंदूरी। और अगर हम बात करें आलू के फसल के, ये किस्म हो गए, मिट्टी हो गए, अब अगर हम सिंचाई की बात करें, जैसे कि हमारे यहाँ अल्प जो है पानी की मात्रा रहती है, लेकिन अगर सिंचाई की बात करें तो वो किस तरह से सिंचाई की व्यवस्था हो वहाँ पे? आलू हम बोते हैं उसके 8 से 10 दिनों के बाद पहली सिंचाई दें। इसके बाद 10-10 दिनों के अंतराल पे मिट्टी की आवश्यकता के अनुसार हम इसमें सिंचाई कर सकते हैं। किसान भाई देख सकते हैं कि मिट्टी में पानी की कब आवश्यकता है। उसके लिए उसे सिर्फ एक विधि अपनानी होगी कि खेत की मिट्टी लेकर के, यदि वो उसको मुट्ठी में बनाते हैं, ढेला बनाते वो अच्छे से बन गया तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। यदि वो ढेला नहीं बनता है तो समझ जाए कि उसके खेत को सिंचाई की आवश्यकता है, उसी अनुसार वो सिंचाई करें। मतलब शुरुआती दौर में आलू की फसल में जो है कोई बीमारी ना लगे, इसके लिए कौन कौन सा खाद और कीटनाशक का प्रयोग हमें करना चाहिए? सबसे पहले तो आप खाद का प्रयोग जो हम करते हैं वो अंतिम जुताई के बाद DAP की पूरी मात्रा, जो कि 1 एकड़ में 35 किलो है, और MOP पोटास की पूरी मात्रा, जो कि 1 एकड़ में करीब 14 किलो है, ये हम और ये आपके यूरिया की आधी मात्रा, जितनी मात्रा है उसकी आधी, यानी कि 35 से 38 किलो हम अंतिम जुताई के बाद खेतों में बुआई से पहले डाल दें। और जो बाकी मात्रा होती है 65 किलो, वो हम जब 25 से 30 दिनों में मिट्टी चढ़ाते हैं, खरपतवार निकाल करके सिंचाई देने के बाद मिट्टी चढ़ाने के समय में ये 65 किलो प्रति एकड़ की दर से हम आलू के खेतों में दें। मैडम, हमारे कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। क्या बात है। अब देखिए हमारे विशेषज्ञ महोदय ने इतना बढ़िया, महोदया ने इतनी अच्छी जानकारी दी
कि आलू की खेती कर रहे हैं तो किन बातों का ख्याल रखें, और उन्होंने जो बताया अगर उस पर अमल करते हैं तो बेशक आप बेहतर उपज पाएंगे, अच्छा मुनाफा कमाएंगे। जी बिल्कुल। अब आप बताइए। तो अब तो हमारे जब तक आते हैं हमारे शिव कुमार जी, तब तक हम लेते हैं एक छोटा सा विराम और देखते हैं ये संदेश। टपक टप टप 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 टपक टप टपक टप टप टपक टप। ये टपक टप टप क्या है? ये है किसानों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाने का आसान उपाय। कैसे? पानी की एक एक बूंद बचाइए, फसलों की सिंचाई के लिए टपकन विधि और स्प्रिंकलर सिस्टम अपनाइए, यानी कि टपक टप टप से खेतों में हरियाली लाइए और जीवन में खुशहाली। टपक टप टप? हाँ भाई हाँ, ये है सूक्ष्म सिंचाई पद्धति। इसमें 50% तक पानी के साथ साथ उर्वरकों की बचत होती है। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। एक कमाल और, वो क्या? इसके लिए सरकार द्वारा अनुदान भी मुहैया कराया जा रहा है, साथ में ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। अब समझ में आया टपक टप टप। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुमार जी, आपका बहुत बहुत जोहार, स्वागत। अब किसान बंधुओं को भी आप एक बार जोहार कर दीजिए तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। किसान भाइयों बहुत बहुत जोहार। तो आप बताइए कि आज आप कुछ कहने जा रही थी क्या? हाँ, हम भी वही कहने जा रहे थे कि आज आप हमारे किसान भाई बहनों को किस चीज़ की जानकारी दिलवाने जा रहे हैं? आज हम अपने किसान भाइयों को ये बताने जा रहे हैं कि आप रासायनिक खेती को त्यागें, अच्छा, और जैविक खेती अपनाएं। सही बात है, क्योंकि रासायनिक खेती का कहने का मतलब है कि जब हम खेती करते हैं तो जो दवाइयों का उपयोग करते हैं, जो उर्वरकों का उपयोग करते हैं, वो जो अगर ये सब रासायनिक हो तो इसके फायदे तो हैं, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन कई दफ़ा इसका अनियमित बोला जाए या असंतुलित इसका उपयोग किया जाता है तो इसको कई दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। जबकि जैविक खेती में ऐसा नहीं है। जैविक खादों का, उर्वरकों का सिर्फ फायदा ही फायदा है, यही ना? जी बिल्कुल। तो चलिए जानकारी दिलवाइए। किसान भाई एक चीज़ और है कि अगर हम जैविक तरीके से खेती करते हैं, जैविक खेती करते हैं, तो जो फसल या जो हमारा उत्पाद है उसकी जो प्राकृतिक गुण है वो बरकरार रहती है। तो आइए इस पर विस्तृत जानकारी के लिए हम आपको लिए चलते हैं अपने विशेषज्ञ के पास, और हमारे विशेषज्ञ हैं संजीव कुमार। तो आइए जानते हैं। आज के समय में लोग रासायनिक खेती से जैविक खेती की तरफ रुख कर रहे हैं और इसके कई कारण हैं, और उन कारणों पे चर्चा करने के लिए हम आए हुए हैं बद्री गांव में, जो कि कुचू पंचायत में है, और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं संजीव कुमार जी। संजीव जी, हम ये जानना चाहेंगे कि लोग जैविक खेती की तरफ रुख कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताएं कि जैविक खेती होती क्या है? जैविक कृषि दरअसल कृषि करने की एक विधा है, एक फॉर्म ऑफ मेथड है, मेथड ऑफ एग्रीकल्चर है, जिसमें हम क्रॉप रोटेशन, ग्रेन मैन्योरिंग, जैविक विधियों द्वारा किए जाने वाली खेती, और जहाँ पे कीट प्रबंधन का, जैविक विधि से कीट प्रबंधन, ये सारी की सारी विधियां हैं जिसके तहत हम जो कृषि करते हैं, एक मेथड है। लेकिन हमें ये भी बताएं कि जैविक खेती और रासायनिक खेती में मूलभूत अंतर क्या होता है? जी, जहाँ जैविक खेती और रासायनिक खेती में अंतर की बातें हैं, तो रासायनिक खेती में हम जहाँ पे किसान पूर्व परंपरागत तरीके से खेती कर रहे थे, जहाँ पे वो अपने खेतों में नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस एंड और भी जितने भी सूक्ष्म एलिमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, उसको जैविक रासायनिक विधि के द्वारा अपने खेतों में उपलब्ध कराते थे। अगर हमें नाइट्रोजन चाहिए तो यूरिया की व्यवस्था कराते हैं, SSP व्यवस्था कराते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश कराते हैं, जो कि किसानों के लिए एक आम किसानों के लिए काफ़ी महंगा पड़ता है। दूसरी, किसानों में अपने खेतों में रासायनिक खेत की उपलब्धता कराने से जहाँ पे खेतों की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे सनह उसकी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बिल्कुल खत्म होती चली जा रही है। किसानों को खेती भी बहुत महंगा पड़ता चला जा रहा है। आज बहुत सारे किसान जो है पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनके बच्चे आज खेती की तरफ से उनका रुझान बिल्कुल हटता चला जा रहा है। जहाँ खेतों की उर्वरता शक्ति जहाँ पे खत्म होती चली जा रही है, वहीं दूसरी ओर जो भी फसल उत्पादन हो रहा है, जिसे हम अपने नित्य प्रति डे टू डे लाइफ में जहाँ हम यूज़ कर रहे हैं, वो खाना भी हमारे लिए कहीं ना कहीं हमारे लिए विषाक्त होता चला जा रहा है। उसमें जो भी हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स, केमिकल इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे भोजन में बहुत सारे विषाक्त तत्वों का समावेश हो रहा है, जिसे हम खाने के बाद कई सारी बीमारियां हमारे शरीर में आता चला जा रहा है। आपको ज्ञात होगा कि पहले हमारे दादा परदादा के ज़माने में जो भी भोजन वगैरह उपलब्ध होता था, उसमें एक स्वाद होता था, उसमें एक टेस्ट होता था, उसकी लॉन्गेविटी अच्छी होती थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वो अब लुप्त होती चली जा रही हैं। जैविक कृषि की ओर लोगों का रुझान इसलिए होता चला जा रहा है कि जहाँ पे
कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जैविक कृषि में कम होता है, वहीं इसके फसल का उत्पादन बिल्कुल एक बढ़िया होता चला जा रहा है। जहाँ की कॉस्ट ऑफ फसल का उत्पादक की उसकी लॉन्गेबिलिटी रहती है, उसके टेस्ट वापस आ रहे हैं, इसके भोजन जो भी भोजन हो रहा है इसमें जल्दी वो ख़राब नहीं हो रहा है। और कहीं ना कहीं किसान अगर उनका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम पड़ता है तो यकीनन किसान खेती की तरफ उनका रुझान होता चला जाएगा। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम होने का एक बड़ा प्रमुख कारण होता है ये किसानों को मूलतः खेती करने के लिए महज 5 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। बीज की आवश्यकता पड़ती है, खाद की आवश्यकता पड़ती है, दवा की आवश्यकता पड़ती है, पानी की आवश्यकता पड़ती है और मजदूरी की आवश्यकता पड़ती है। एक चीज़ आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोई किसान अगर ये खेती करना चाहते हैं तो उस स्थिति में गाँव का चयन या उस कृषक का चयन किस तरह से किया जाता है और उसको प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था होती है? जैविक कृषि अभी भारत सरकार की परियोजना के तहत जैविक कृषि अभी पूरे भारत में चल रहा है और जहाँ पे साउथ इंडिया में तो बहुत ज़्यादा जैविक कृषि का भी प्रचलन लोगों में बहुत ज़्यादा इसके प्रति जागरूकता आई है। झारखंड सरकार में भी जैविक कृषि के प्रति नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के द्वारा जैविक कृषि कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2010 में हुई। प्रथम वर्ष 2010 में यहाँ पे 200 हेक्टेयर में काम शुरू हुआ था यहाँ पे। उसके पश्चात सने आने वाले आगामी वर्षों में बहुत सारे इस कार्यक्रम का बहुत बड़ा क्षेत्र का इजाफा हुआ और अभी नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के ऑर्गेनिक फार्मिंग के अतिरिक्त ऑर्गेनिक फार्मिंग अथॉरिटी ऑफ झारखंड जैविक कृषि प्राधिकार के तहत भी जैविक कृषि कार्यक्रम को यहाँ पे लोगों के बीच में जागरूकता और इसके प्रति एक्सटेंशन के कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। हम ये जानना चाहेंगे कोई किसान अगर जैविक खेती करना चाहते हैं तो उनको प्रशिक्षण किस तरह से दिया जाता है? जिन किसानों को हम चयनित कर लेते हैं जैविक कृषि कार्यक्रम के लिए तो पहली बात तो हम उनको सबसे पहले ये बताते हैं कि आपको जैविक कृषि के लिए को अडॉप्ट कैसे करना है। एडॉप्शन के लिए उनके दिमाग में जो पहले से जो बातें भरी हुई हैं उसको हम सने हटा करके प्रशिक्षण हम उनको प्रदान करते हैं और प्रशिक्षण के दरमियान हम उनको जैविक कृषि के मूलभूत फ़ायदे, उनको लाभ और उनको कैसे अडॉप्ट करते हैं ये तरीके बताते हैं। इसके लिए हम उनको समय समय पर अलग अलग गाँव में लोगों को गैदर करने के पश्चात उनको हम प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। उस प्रशिक्षण के दौरान हम उनको ऑन फार्म इनपुट जनरेशन, जिसका मतलब है कि हम उनको गाँव में ही उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से उनको हम खाद बनाने के तरीके सिखाते हैं, दवाइयाँ बनाने के तरीके सिखाते हैं, फसल को उत्पादकता बढ़ाने के तरीके सिखाते हैं, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बरकरार रखने के तरीके सिखाते हैं। इस तरीके से किसानों के बीच में जागरूकता जाती है ताकि वो जैविक कृषि को प्रसन्नतापूर्वक अपनाएं। लेकिन अगर हम ये जानना चाहेंगे कोई किसान अगर इसको करना चाहता है तो सरकार के द्वारा इस कार्य को शुरू करने में किस तरह से अनुदान दिया जाता है, किस तरह से उसको आर्थिक सहायता दी जाती है? जी, जो किसान जैविक कृषि करना चाहते हैं या फिर जो गांव जिसे हम लोगों ने जैविक कृषि कार्यक्रम के लिए चुना हुआ है उन गांव में हम सरकार की तरफ से उनको अनुदान के स्वरूप में उनको मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। उनको एडॉप्शन जैविक कृषि को एडॉप्ट करने के लिए उनको बीच बीच में सरकार की तरफ से जैविक उपादान का वितरण किया जाता है और समय समय पर उनको जैविक कृषि के प्रति प्रेरित करने के लिए, उनकी जागरूकता को बढ़ाने के लिए एक्सपोजर विजिट के तौर पर हम वहाँ पे चयनित जो प्रगतिशील किसान हैं उनको हम एक्सपोजर विजिट के लिए चयन करके और यत्र तत्र जहाँ पे आवश्यकता, जहाँ पे जैविक कृषि का कार्य बहुत सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है उन जगहों पर हम उनको भ्रमण के लिए लेकर के जाते हैं। अभी जैविक कृषि प्राधिकार, झारखंड जैविक कृषि प्राधिकार की तरह से अभी यहाँ पर हमें बोरिंग दिए गए हैं। हम उनमें से चयनित प्रगतिशील किसानों को हमने झारखंड जैविक कृषि प्राधिकार की तरफ से उनको बोरिंग की सुविधा प्रोवाइड कराई है। ये बोरिंग की व्यवस्था किसी व्यक्तिगत किसान को ना दे करके एक किसानों के क्लस्टर में प्रोवाइड किया गया है। इसके तहत हमें सरकार की तरफ से सीड प्रोडक्शन यूनिट, जो अभी आप हमारे पीछे में देख रहे होंगे कि सीड प्रोडक्शन यूनिट है, जहाँ पर भी हम किसानों को स्वयं बीज उत्पादन की विधि हम वहाँ पे उनको किसानों को बताते हैं ताकि जैविक कृषि में एक मूलभूत तथ्य होता है कि किसानों का बीज स्वयं का हो और ये जो भी फसल उसमें उगाना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो उसमें वो स्वयं अपने बीज उत्पादन कर सकें। इसके तहत जो फसल के उत्पादन हो जाता है तो उसमें मिनिमल प्रोसेस, जो कि हमें जो मूलतः न्यूनतम प्रबंधन कार्यक्रम को संचालित करने के लिए उनको ड्राइंग शेड यूनिट भी उन्हें प्रोवाइड किए गए हैं और ये भी किसी किसान व्यक्तिगत को ना देकर के क्लस्टर के तहत हमने उनको प्रोवाइड किया हुआ है। संजीव जी, हम एक ये जानना चाहेंगे कि जो किसान जैविक खेती कर रहे हैं
अगर उनके फसलों में कोई बीमारी लग जाती है तो क्या ये भी संभावना बनी रहती है कि वो फिर से रासायनिक विधि की तरफ जाएं उपचार के लिए? बिल्कुल नहीं श्रीमान, अगर ऐसी विधि हो तो फिर पुनः लौट कर बुद्धू घर को आए वाली बात हो जाएगी, क्योंकि ऐसी कोई बिल्कुल संभावना नहीं। ऐसी संभावना को बिल्कुल निर्मूल साबित करने के लिए ही हम किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। अगर किसान पुनः अगर जैविक कृषि से अगर रासायनिक की ओर चला जाए महज एक बीमारी को खात्मा करने हेतु, तो फिर इस प्रशिक्षण के कोई महत्व ही नहीं रह जाता है। हम किसान भाइयों को जैविक विधि से इंसेक्टिसाइड्स, कीटनाशक और फफूंदनाशक निर्माण करने की विधियां बताते हैं, जो भी, और हम ये विधियां बता रहे हैं, जो भी विधियां हम बताते हैं इनमें ये उन्हीं रिसोर्सेज का प्रयोग करते हैं जो उनको लोकली उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हैं। जैसे अगर किसानों के पास, किसी भी किसान के पास जानवर है, जानवर का गौमूत्र से हम उनको लोकली अवेलेबल जितने भी पत्ते हैं, जैसे नीम के पत्ते, करंज के पत्ते, धतूरा के पत्ते, अकबन के पत्ते, सेनवार के पत्ते, शरीफा के पत्ते, अमरूद के पत्ते, हल्दी के पत्ते, अदरक के पत्ते, घाटों के पत्ते, ये कुछ ऐसे इजीली अवेलेबल पत्ते हैं जिसका इस्तेमाल से गौमूत्र के और उन पत्तों के इस्तेमाल से वो बहुत आसानी से दवाइयाँ बना सकते हैं। तो किसान भाइयों, देखा आपने कि संजीव जी ने किस तरह से विस्तार से बताया कि रासायनिक खेती से जैविक खेती किस कदर अच्छी है और इससे आपकी मिट्टी की उर्वरता शक्ति, साथ में आपका स्वास्थ्य, आपका लाभ, सारे में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। तो किसान भाइयों, इस विषय पे जानकारी देने के लिए हम संजीव कुमार जी को धन्यवाद देते हैं। संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई ये जानकारी क्या बात है बहुत कि मिट्टी की प्राकृतिक गुणवत्ता, कृषि उत्पाद की नैसर्गिक गुणवत्ता और जो उपभोक्ता हैं, जो हम लोग खाने वाले हैं, उन्हें भी, उनके सेहत पर भी कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता और बल्कि हमें फ़ायदा ही होता है। हमारी भी सेहत बहुत अच्छी रहती है। ये किसान भाइयों, आप जैविक खेती करें बिल्कुल, और हमारे कृषि विशेषज्ञ ने जो बताया उन बातों का ख्याल रखें। और हम भी एक बात का ख्याल रखते हैं, और वो ये कि आज के अंक का अब समय समाप्ति की ओर है। हम आपसे कुछ कहें उससे पहले आप कागज़ कलम उठाइए और लिखिए हमारा पता। हमारा पता है कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। पता तो आपने नोट कर लिया किसान भाई बहनों, लेकिन हमें खत लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। कृषि संबंधी किसी भी तरह की जानकारी देनी हो या सुझाव लेना हो, हमें खत अवश्य लिखिएगा। आप खत लिखेंगे तभी हम आपकी कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। इसी के साथ ही हमारे शिव कुमार जी, हमारे मंगरा भाई, हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार।